प्राचीन काल से ही भारत की भूमि को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा देश था जहां की नदियों में समृद्धि बहती थी और जिसकी मिट्टी से उपजे मसालों की खुशबू सुदूर देशों तक पहुंचती थी। रेशम, मलमल, नील और कीमती रत्नों के इस भंडार ने सदियों से विदेशी व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया था। अरब के व्यापारी सदियों से थल मार्गों के माध्यम से भारत का माल यूरोप पहुंचाते रहे थे, लेकिन 15वीं शताब्दी के मध्य में इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। सन 1453 में जब ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो यूरोप और एशिया के बीच का पारंपरिक व्यापारिक मार्ग बंद हो गया। मसालों की बढ़ती मांग और व्यापारिक लाभ की लालसा ने यूरोपीय शक्तियों को समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट के तट पर कदम रखकर इस नए युग की शुरुआत की थी। इसके बाद डच और फ्रांसीसी भी आए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इंग्लैंड, जो उस समय एक उभरती हुई समुद्री शक्ति था, की नजरें भी पूरब के इस समृद्ध देश पर टिकी थीं। लंदन की सड़कों पर उन दिनों भारत की कहानियां प्रचलित थीं। नाविकों द्वारा सुनाई गई कहानियों में भारत एक ऐसा जादुई स्थान था जहां सड़कों पर सोना बिखरा रहता था। इसी लालसा के वशीभूत होकर 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर जारी किया। इस चार्टर ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। ये एक साधारण व्यापारिक कंपनी की शुरुआत थी जिसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना था, न कि शासन करना। शुरुआत में अंग्रेजों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। पुर्तगाली पहले से ही भारतीय तटों पर अपनी जड़ें जमा चुके थे, लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर नौसैनिक रणनीति और अटूट धैर्य था। सन 1608 में हेक्टर नामक जहाज सूरत के तट पर आकर रुका। इस जहाज का कप्तान विलियम हॉकिंस था, जो तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञाता था। वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। आगरा का मुगल दरबार उस समय अपनी भव्यता के चरम पर था। जब हॉकिंस दरबार में उपस्थित हुआ तो उसने अपनी भाषाई दक्षता से जहांगीर को प्रभावित कर लिया। हालांकि पुर्तगालियों के षड्यंत्रों और स्थानीय अधिकारियों के विरोध के कारण हॉकिंस को व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में पूरी सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने समझ लिया था कि भारत में व्यापार करने के लिए मुगल सत्ता का विश्वास जीतना अनिवार्य है। सन 1615 में सर थॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए। वो एक मंझे हुए कूटनीतिज्ञ थे। 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहने के बाद उन्होंने सम्राट जहांगीर से सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का फरमान प्राप्त कर लिया। ये ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में पहली आधिकारिक नींव थी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी। सूरत के बाद मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता उनके मुख्य केंद्र बन गए। सन 1639 में उन्होंने स्थानीय राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। सन 1661 में जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, तो उन्हें दहेज में बॉम्बे का द्वीप मिला, जिसे बाद में कंपनी को किराए पर दे दिया गया। जैसे जैसे 17वीं शताब्दी का अंत हुआ, मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ रही थी और प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। इसी अराजकता के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया। अब वे केवल व्यापारी नहीं रहना चाहते थे, बल्कि अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप को भी आवश्यक समझने लगे थे। सन 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कंपनी को एक शाही फरमान दिया, जिसने उन्हें बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, लेकिन यही फरमान भविष्य के संघर्षों का कारण भी बना। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करने का अर्थ था पूरे भारत पर नियंत्रण की शुरुआत। बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच तनाव बढ़ने लगा। नवाब सिराजुद्दौला एक स्वाभिमानी शासक थे, जो अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और उनके द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी से रुष्ट थे। जब अंग्रेजों ने नवाब की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई। क्लाइव न केवल एक कुशल सेनापति था, बल्कि षड्यंत्रों का भी माहिर खिलाड़ी था। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। 23 जून 1757 को पलासी के मैदान में वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसने भारत की किस्मत बदल दी। कहने को तो ये एक युद्ध था, लेकिन वास्तव में ये एक विश्वासघात था। नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा, जिसका नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, युद्ध के मैदान में मूक दर्शक बना रहा। सिराजुद्दौला हार गए और उन्हें मार दिया गया। पलासी की जीत ने अंग्रेजों को बंगाल का वास्तविक स्वामी बना दिया। मीर जाफर को नवाब तो बनाया गया, लेकिन वो कंपनी के हाथ की कठपुतली मात्र था। कंपनी की मांगें बढ़ती जा रही थीं और जब मीर जाफर उन्हें पूरा करने में असमर्थ हुआ, तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम एक योग्य शासक था और उसने अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया।
उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया और अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित करना शुरू किया। जब अंग्रेजों ने उसके स्वतंत्र व्यवहार पर आपत्ति जताई तो संघर्ष फिर से शुरू हो गया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जहां मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का मुकाबला ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी लेकिन अनुशासित सेना से हुआ। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने संयुक्त भारतीय सेना को पराजित कर दिया। बक्सर की जीत पलासी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने कंपनी को उत्तर भारत का निर्विवाद शासक बना दिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अब कंपनी को इन क्षेत्रों से लगान वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया था। ये एक अभूतपूर्व स्थिति थी। एक विदेशी व्यापारिक कंपनी अब एक विशाल भूभाग की कर संग्रहकर्ता बन गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जहां सत्ता की जिम्मेदारी नवाब के पास थी लेकिन संसाधनों का नियंत्रण कंपनी के पास। इसका परिणाम बंगाल की जनता के लिए अत्यंत दुखद रहा। भारी करों और कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार ने बंगाल को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। 1770 के भीषण अकाल ने लाखों लोगों की जान ले ली, लेकिन कंपनी का मुनाफा बढ़ता रहा। अंग्रेजों की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी। वे जानते थे कि भारतीय राजा आपस में लड़ रहे हैं और उनकी इसी आपसी रंजिश का लाभ उठाया जा सकता था। मैसूर में हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ही अंग्रेज मैसूर पर पूर्ण नियंत्रण पा सके। टीपू सुल्तान, जिसे मैसूर का शेर कहा जाता था, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद अंग्रेजों ने मराठों की ओर रुख किया। मराठा साम्राज्य उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन आंतरिक कलह ने उन्हें कमजोर कर दिया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद 1818 में मराठा पेशवा की शक्ति समाप्त कर दी गई और मध्य भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की नीति ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। इस नीति के तहत भारतीय राजाओं को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था और अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना पड़ता था। इसके बदले में वे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और अन्य राजाओं से संबंध बनाने का अधिकार खो देते थे। हैदराबाद के निजाम इस संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक थे। धीरे धीरे अवध, मैसूर और मराठा सरदार भी इस जाल में फंसते चले गए। जो राज्य सहायक संधि से बच गए, उनके लिए लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पेश किया। इसके अनुसार यदि किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। झांसी, सतारा और नागपुर जैसे समृद्ध राज्य इसी नीति के शिकार हुए। अंग्रेजों का भारत आगमन केवल सैन्य विजय की कहानी नहीं थी, बल्कि ये प्रशासनिक और आर्थिक परिवर्तनों का भी काल था। उन्होंने भारत में जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जैसी नई भूमि राजस्व प्रणालियां लागू की। इन प्रणालियों का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था, जिससे किसानों की कमर टूट गई। भारतीय हस्तशिल्प और बुनकरों का पतन हो गया, क्योंकि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से निकले सस्ते मशीन निर्मित कपड़े ने भारतीय बाजारों को पाट दिया। भारत अब कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनकर रह गया था। शिक्षा और संचार के क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने दूरगामी परिवर्तन किए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था जो रंग और रक्त से भारतीय हों, लेकिन विचारों और बुद्धि से अंग्रेज। रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक डाक सेवा की शुरुआत की गई। हालांकि ये सुधार अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक और सैन्य लाभ के लिए किए थे, लेकिन अनजाने में इन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम भी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दमन और शोषण की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। भारतीय सैनिकों में असंतोष, किसानों की बदहाली और रियासतों के विलय ने एक सुलगती हुई आग का रूप ले लिया था। 1857 में ये आग एक महान विद्रोह के रूप में भड़की। मंगल पांडे की शहादत से शुरू हुआ ये विद्रोह मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक फैल गया। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे नायकों ने ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई। अब भारत एक व्यापारिक कंपनी की संपत्ति नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। एक वायसराय की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटेन की संसद के प्रति जवाबदेह था। अंग्रेजों के भारत आने की ये यात्रा सूरत के एक छोटे से कारखाने से शुरू होकर पूरे उपमहाद्वीप पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तक पहुंची। ये कहानी व्यापारिक लालच, कूटनीतिक चालाकी, सैन्य शक्ति और भारतीय राजाओं की आपसी फूट की कहानी है।
ब्रिटिश शासन ने भारत को आधुनिक संस्थाएं दी, लेकिन इसकी कीमत भारत ने अपनी आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव को खोकर चुकाई। जिन अंग्रेजों ने मसालों के व्यापार के लिए भारत में कदम रखा था, वे लगभग 200 वर्षों तक इस देश के भाग्य विधाता बने रहे। भारत का ये कालखंड संघर्ष, प्रतिरोध और अंततः एक नए राष्ट्र के उदय की लंबी दास्तां का गवाह बना। इतिहास की परतों में छिपा ये सच आज भी हमें याद दिलाता है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक को अपने अधीन कर लिया। पुर्तगालियों की नौसैनिक श्रेष्ठता से लेकर फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तक अंग्रेजों ने सबको पछाड़कर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध की। क्लाइव की चतुर रणनीतियों, वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों, वेलेस्ली की विस्तारवादी नीतियों और डलहौजी की फ्लड नीति ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य की उस मीनार को खड़ा किया जिस पर सूरज कभी डूबता नहीं था। लेकिन इसी साम्राज्य के भीतर उन बीजों का भी रोपण हुआ जो भविष्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आधारशिला बने। मुगल साम्राज्य की ढलती शाम और ब्रिटिश साम्राज्य की उगती सुबह के बीच का वो संधिकाल भारत के इतिहास का सबसे जटिल और निर्णायक मोड़ था, जहां एक ओर भारतीय परंपराएं और पुरानी व्यवस्थाएं चरमरा रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक नई, कठोर और आधुनिक व्यवस्था अपना स्थान ले रही थी। समुद्र के रास्ते से आए इन विदेशियों ने न केवल भारत की सीमाओं को बदला, बल्कि यहाँ की सोच, भाषा और जीवन शैली पर भी गहरा प्रभाव डाला। भारत में अंग्रेजों का आना केवल एक देश की दूसरे देश पर जीत नहीं थी, बल्कि ये दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं और दो युगों का टकराव था, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। व्यापार की आड़ में साम्राज्य की भूख ने भारत के कोने कोने को प्रभावित किया। बंगाल के शांत गांवों से लेकर दिल्ली की गलियों तक और दक्कन के पठार से लेकर पंजाब की उपजाऊ भूमि तक हर जगह यूनियन जैक लहराने लगा। वो व्यापारिक परवाना जो जहांगीर के दरबार में विनती के साथ मांगा गया था, समय बीतने के साथ एक कठोर शासन का आदेश बन गया। भारत की संपदा लंदन की ओर बहने लगी और कभी आत्मनिर्भर रहने वाले भारतीय गांव अब वैश्विक बाजार की उथल पुथल के मोहताज हो गए। इस महागाथा का अंत 1947 में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत उन साहसी नाविकों और महत्वाकांक्षी व्यापारियों से हुई थी जिन्होंने अज्ञात समुद्रों को पार कर भारत की खोज की थी। उनकी सफलता का राज केवल उनकी बंदूकों या जहाजों में नहीं था, बल्कि उनकी संगठित कार्यप्रणाली और लंबी अवधि की योजनाओं में था। इसके विपरीत भारतीय शक्तियां अपनी वीरता के बावजूद एकता और आधुनिक दृष्टि के अभाव में एक एक कर गिरती गईं। अंग्रेजों का भारत आना एक ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं, बल्कि वैश्विक शक्तियों के बदलते संतुलन का परिणाम था। ये विस्तार और विजय की वो गाथा है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। भारत, जो कभी अपनी मखमली चादरों और मसालों के लिए जाना जाता था, अब ब्रिटिश साम्राज्य का कोहिनूर बन चुका था। इस लंबी यात्रा में न जाने कितने युद्ध हुए, कितनी संधियां टूटी और कितने राजवंश मिट्टी में मिल गए, लेकिन इन सब के बीच भारत की आत्मा जीवित रही, जिसने वर्षों के दमन के बाद फिर से सिर उठाया और दुनिया को दिखाया कि गुलामी की जंजीरें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे स्वतंत्रता की इच्छा शक्ति को कभी पूरी तरह दबा नहीं सकती। इस प्रकार एक छोटी सी द्वीप शक्ति ने हजारों मील दूर आकर एक महाद्वीप पर अपना अधिकार जमाया। उनकी ये यात्रा मानवीय महत्वाकांक्षा, साहस और क्रूरता का एक ऐसा मिश्रण है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। व्यापारिक जहाजों से शुरू हुआ यह सफर औपनिवेशिक दास्ता की बेड़ियों तक पहुंचा, जिसने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को जड़ से हिला दिया। यही वो मार्ग था जिस पर चलकर ब्रिटेन एक वैश्विक महाशक्ति बना और भारत को एक लंबे अंधकारमय युग का सामना करना पड़ा। 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां पुरानी व्यवस्था दम तोड़ रही थी। मुगलों का वैभव अब केवल दिल्ली के लाल किले की दीवारों तक सिमट गया था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने उत्तर भारत की कमर तोड़ दी थी। दक्षिण में हैदराबाद के निजाम, मैसूर के सुल्तान और मराठा पेशवा अपनी अपनी वर्चस्व की लड़ाई में उलझे थे। इसी राजनीतिक शून्यता ने अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर दिया। उनकी सैन्य अनुशासन और संगठित नौकरशाही ने उन्हें भारतीय शासकों पर भारी बढ़त दिला दी। जब क्लाइव ने पलासी के बाद बंगाल की सत्ता संभाली, तो उसने न केवल धन बटोरा, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी जिसने कंपनी को भारत के संसाधनों का दोहन करने में सक्षम बनाया। लूट का काल कहे जाने वाले इस दौर में बंगाल से इतना धन इंग्लैंड भेजा गया कि उसने वहां की औद्योगिक क्रांति को नई ऊर्जा प्रदान की। भारतीय धन के बल पर ही ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बन सका। वहीं दूसरी ओर शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों ने एक नया मध्यम वर्ग तैयार किया। यद्यपि इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्य में सहायता लेना था, लेकिन यही वर्ग पाश्चात्य उदारवादी विचारों, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के संपर्क में आया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बाद के राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई शिक्षा का उपयोग उन्हीं के खिलाफ चेतना जगाने में किया। भारतीय रियासतों का पतन भी कम दिलचस्प नहीं है। अंग्रेजों ने सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से राजाओं को उनकी सैन्य शक्ति से वंचित कर दिया। अब वे राजा अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के मोहताज थे।
उनकी विलासिता और प्रशासनिक अक्षमता ने अंग्रेजों को कुशासन के बहाने उनके राज्यों को हड़पने का मौका दिया। अवध का विलय इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसने 1857 के विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया। समुद्री शक्ति के रूप में अंग्रेजों की श्रेष्ठता ने यह सुनिश्चित किया कि कोई अन्य यूरोपीय शक्ति भारत में टिक न सके। वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार के बाद भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। उनकी नौसेना ने भारत के समुद्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे व्यापार और सेना का आवागमन निर्बाध हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद जब सत्ता सीधे महारानी के हाथों में आई तो शासन और अधिक व्यवस्थित और कठोर हो गया। फूट डालो और राज करो की नीति को और अधिक सूक्ष्मता से लागू किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के प्रयास किए गए ताकि भविष्य में फिर कभी 1857 जैसा संगठित विद्रोह न हो सके। सेना का पुनर्गठन किया गया और तोपखाने को पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया। इतिहास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे आंतरिक कलह और तकनीकी पिछड़ापन किसी भी राष्ट्र को पराधीन बना सकता है। अंग्रेजों की सफलता का श्रेय उनकी दूरदर्शिता और सामरिक कौशल को जाता है, लेकिन इसकी नींव भारतीय समाज की कमजोरियों पर रखी गई थी। सूरत से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचने का यह सफर संघर्षों, बलिदानों और कूटनीति का एक अनूठा संगम है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजों के भारत आने की घटना ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक इतिहास की धारा को बदल दिया। इसने साम्राज्यवाद के एक नए युग की शुरुआत की और साथ ही एक ऐसे प्रतिरोध को जन्म दिया जिसने अंततः एशिया और अफ्रीका के विऔपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत का वो गौरवशाली अतीत और गुलामी की वो काली छाया दोनों ही हमारे इतिहास के अभिन्न अंग हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की उन पुरानी फाइलों में, किलों की दीवारों में और भारत के पुराने शहरों की वास्तुकला में आज भी उस दौर की गूंज सुनाई देती है। वो गूंज उस समय की है जब 7 समुद्र पार से आए कुछ सौदागर देखते ही देखते इस विशाल देश के भाग्य विधाता बन बैठे थे। ये कहानी है उस असीम वैभव की जिसे लूटने के लिए दुनिया उमड़ पड़ी और उस अदम्य साहस की जिसने अंततः अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि ये एक व्यवस्थित आर्थिक निष्कासन था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया, इसी शोषण का कच्चा चिट्ठा थी। भारत, जो कभी पूरी दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा था, ब्रिटिश शासन के अंत तक केवल 3% पर सिमट गया। ये वो भारी कीमत थी जो भारत ने आधुनिकता के इस अनचाहे उपहार के लिए चुकाई। तमाम विवादों और अत्याचारों के बावजूद ब्रिटिश काल ने भारत को एक एकीकृत राजनीतिक ढांचा दिया। आधुनिक न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज का ढांचा आज भी काफी हद तक उसी दौर की देन है। भारत का संविधान भी कहीं ना कहीं 1935 के भारत सरकार अधिनियम से गहराई से प्रभावित है। ये इतिहास का एक विरोधाभास है कि जिस शासन ने भारत को गुलाम बनाया, उसी ने अनजाने में उन औजारों को भी जन्म दिया जिनसे भारत को आजादी मिली। पलासी से शुरू होकर 1947 तक का ये 200 वर्षों का सफर बलिदानों की लंबी दास्तां है। अंग्रेजों का भारत आना एक अंत नहीं था, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसने भारतीय चेतना को झकझोर कर रख दिया। इसने भारत को अपनी पहचान को फिर से खोजने और एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि कैसे समुद्र की लहरों पर सवार होकर आए अंग्रेज भारत की धूल में समाहित हो गए। उनकी इमारतें, उनकी भाषा और उनका प्रभाव आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन भारत की शाश्वत संस्कृति ने उन सबको पचाकर अपनी नई पहचान बना ली है। ये महागाथा हमें याद दिलाती है कि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र की जीवंतता बनी रहती है। जैसे जैसे हम इस विस्तृत वृत्तांत के अंत की ओर बढ़ते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों का भारत आगमन एक ऐसी घटना थी जिसने आधुनिक विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने पूरब और पश्चिम के बीच एक ऐसा सेतु बनाया जो घावों और संघर्षों के बावजूद आज भी संवाद का माध्यम है। भारत की वो सोने की चिड़िया अब एक सशक्त लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी नई उड़ान भर रही है, जो अपने इतिहास से सबक लेते हुए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। इस प्रकार एक छोटे से चार्टर से शुरू हुआ ये सफर भारत के हृदय तक पहुंचने और फिर यहां से विदा होने तक की एक संपूर्ण महागाथा है। ये कहानी हमें अपनी जड़ों की मजबूती और बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता को समझाती है। अंग्रेजों के भारत आने और यहाँ शासन करने का यह अध्याय मानव इतिहास का एक अत्यंत शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। भारत की मिट्टी में आज भी उन लाखों किसानों, बुनकरों और सैनिकों की सिसकियां और जयघोष दफन हैं, जिन्होंने उस दौर के बदलावों को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। वो समय जब नीले पानी के जहाजों ने भारत के भाग्य को समुद्र की गहराई से बांध दिया था, अब केवल इतिहास की किताबों का हिस्सा है, लेकिन उसकी यादें हमें आज भी प्रेरित करती हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव सजग रहें।
अंततः ब्रिटिश भारत की ये कहानी केवल एक शासन के आने और जाने की नहीं है, बल्कि ये एक महान राष्ट्र के पुनरुत्थान की कथा है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने सदियों की गुलामी के बाद अपनी आत्मा को फिर से पहचाना और विश्व पटल पर अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। ये वो विरासत है जिसे हमें सहेज कर रखना है और जिससे हमें निरंतर प्रेरणा लेनी है। अंग्रेजों का भारत आना इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने हमें सिखाया कि एकता ही शक्ति है और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। इस महागाथा का विस्तार अनगिनत छोटे बड़े प्रसंगों से भरा है, चाहे वो पानीपत के तीसरे युद्ध का प्रभाव हो जिसने मराठों को कमजोर कर अंग्रेजों का काम आसान किया, या फिर टीपू सुल्तान के रॉकेटों की वो तकनीक जिसे अंग्रेजों ने चुराकर अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाई, रणजीत सिंह का वो वैभवशाली सिख साम्राज्य जो उनके जीवन काल तक अंग्रेजों के लिए अभेद्य रहा, और उनके बाद की वो दुखद पराजय, सब कुछ इसी दास्ता का हिस्सा है। अंग्रेजों ने भारत को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने भारत के बिखरे हुए टुकड़ों को एक एक कर अपने झोले में डाल लिया। ये विजय वीरता की कम और धैर्य तथा कूटनीति की अधिक थी। भारत का हर वो प्रांत जो उनकी सत्ता के अधीन आया अपनी एक अलग कहानी कहता है, कहीं प्रतिरोध की तो कहीं समर्पण की, लेकिन इन सब के पीछे एक ही सत्य था। एक पुरानी और गौरवशाली सभ्यता एक नई और आक्रामक शक्ति के सामने संघर्ष कर रही थी। इतिहास की ये धारा हमें बताती है कि परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन उस परिवर्तन की दिशा और दशा राष्ट्र के चरित्र पर निर्भर करती है। अंग्रेजों के आगमन ने भारत को उस वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बना दिया जहां सत्ता का आधार व्यापार और तकनीक थी। भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक लंबी अग्नि परीक्षा के बाद अपनी नई पहचान गढ़ी। आज का भारत उसी संघर्ष और समन्वय का परिणाम है जिसकी शुरुआत सन 1600 की उस सर्द रात को हुई थी, जब महारानी के हस्ताक्षर ने एक नई शक्ति को जन्म दिया था। ये कहानी अनंत है, इसके पात्र बदलते रहते हैं, लेकिन इसकी सीख हमेशा प्रासंगिक रहती है। भारत और ब्रिटेन के संबंधों की ये ऐतिहासिक यात्रा हमें मानव सभ्यता के जटिल विकास क्रम को समझने का एक अनूठा नजरिया प्रदान करती है। इस विस्तृत आख्यान में हर मोड़ पर एक नई सीख छिपी है। राजाओं की विलासिता, सेनापतियों का गद्दारी और विदेशी व्यापारियों की चतुरता, इन सब का मेल उस समय के भारत की हकीकत था। अंग्रेजों ने इस हकीकत को बखूबी समझा और इसका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने भारतीय समाज की कमजोर नसों को पकड़ा और उन पर प्रहार किया, लेकिन उसी समय उन्होंने अनजाने में भारतीय मानस में उस राष्ट्रवाद के बीज बो दिए जो अंततः उनके पतन का कारण बना। भारत के सुदूर गांवों तक पहुंचने वाले रेलवे के इंजन हो या अंग्रेजी भाषा के शब्द, उन्होंने भारत को एक ऐसी आधुनिकता से परिचित कराया जिससे वो अब तक अछूता था। यद्यपि इस आधुनिकता का उद्देश्य शोषण था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत में एक नई वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। ये कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने गुमनामी में रहकर भी विदेशी शासन का विरोध किया, उन आदिवासियों की जिन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए तीर कमानों से बंदूकों का मुकाबला किया, और उन सन्यासियों की जिन्होंने अपनी तपस्या छोड़कर देश के लिए हथियार उठाए। ये भारत की वो सामूहिक चेतना थी जिसे अंग्रेज कभी पूरी तरह नहीं समझ पाए। उनका शासन केवल जमीन पर था, लोगों के दिलों पर नहीं। यही कारण था कि 200 साल की हुकूमत के बाद भी वे यहाँ विदेशी ही रहे और अंततः उन्हें ये देश छोड़कर जाना पड़ा। इतिहास का ये महाकाव्य हमें अपनी गलतियों से सीखने और अपनी शक्तियों को पहचानने की प्रेरणा देता है। अंग्रेजों का भारत आना एक ऐसा सबक है जो हर पीढ़ी के लिए अनिवार्य है। ये हमें बताता है कि विकास और उन्नति के लिए केवल संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके सही प्रबंधन और राष्ट्रीय एकता की भी उतनी ही आवश्यकता है। भारत ने इस अध्याय से बहुत कुछ खोया, लेकिन जो पाया वो एक नया, सशक्त और एकजुट राष्ट्र है जो आज अपनी नियति को स्वयं लिख रहा है। ये उस लंबे सफर की कहानी है जो एक व्यापारिक कोठी से शुरू होकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद तक पहुंचती है। इस महागाथा के प्रत्येक शब्द में भारत के उस संघर्ष की गूंज है जो उसने अपनी अस्मिता बचाने के लिए किया। ये केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों भारतीयों की कहानी है जिन्होंने उस परिवर्तनकारी दौर को जिया। अंग्रेजों के आने से लेकर उनके जाने तक भारत ने एक पूरा युग देखा, एक ऐसा युग जिसने हमें तोड़कर फिर से गढ़ा। आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव में इतिहास के इन्हीं पन्नों का रक्त और पसीना समाहित है। ये गौरवशाली और दर्दनाक गाथा सदैव हमारे मानस पटल पर अंकित रहेगी, हमें ये याद दिलाती हुई कि स्वतंत्रता कितनी अमूल्य है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। यही वो विस्तृत और महाकाव्यात्मक यात्रा है जिसने भारत के भाग्य को नया आयाम दिया। अंग्रेजों का आगमन, उनका विस्तार, उनका शासन और उनका प्रस्थान, ये सब कुछ एक विराट चक्र की तरह है जो हमें जीवन की अनित्यता और राष्ट्र की शाश्वतता का बोध कराता है।
भारत की इस मिट्टी ने न जाने कितने आक्रमणकारियों को अपना बनाया और कितनों को वापस भेजा, लेकिन ब्रिटिश काल का प्रभाव सबसे गहरा और स्थायी रहा। ये इतिहास हमें वर्तमान को समझने और भविष्य को संवारने की दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत के प्रति अंग्रेजों का नजरिया भी बदलता गया। शुरुआत में वे यहाँ केवल धन कमाने आए थे, लेकिन बाद में वे इसे श्वेत व्यक्ति का बोझ समझने लगे, एक ऐसी धारणा जिसमें वे खुद को सभ्य और भारतीयों को असभ्य मानते थे। इसी श्रेष्ठता के अहंकार ने उनके शासन को और अधिक क्रूर बनाया। लेकिन भारतीय बुद्धिजीवियों ने उनके इसी तर्क का उपयोग करके उन्हें आईना दिखाया और समानता के अधिकारों की मांग की। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों ने धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया, ताकि भारत बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक रूप से मजबूत हो सके। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक संगठन से एक साम्राज्यवादी शक्ति में बदलना इतिहास की एक अद्भुत घटना है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी सेना, अपनी मुद्रा और अपने कानून थे। ये आधुनिक कॉरपोरेट जगत के लिए भी एक मिसाल और चेतावनी है। कंपनी के भ्रष्टाचार ने खुद ब्रिटिश संसद को चिंतित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट जैसे कानून आए। ये शासन की वो जटिल व्यवस्था थी जिसने भारत को नौकरशाही के जाल में ऐसा उलझाया कि आज भी उससे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाई है। इतिहास की ये लंबी छाया हमारे आज के संस्थानों, कानूनों और यहाँ तक कि हमारी सोच पर भी महसूस की जा सकती है। अंग्रेजों के आने की ये कहानी केवल अतीत की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान का एक हिस्सा है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बाहरी प्रभाव किसी समाज को पूरी तरह बदल सकते हैं। भारत ने उस दौर में जो कुछ भी सहा, उसने उसे एक नई मजबूती दी। आज का भारत अपनी उन ऐतिहासिक चोटों को भूलकर एक नई शक्ति के रूप में खड़ा है, लेकिन वो अपने इतिहास के उन पन्नों को कभी नहीं भुलाएगा जिन्होंने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। उस सोने की चिड़िया की दास्तां है जिसने पिंजरे की सलाखों को तोड़कर फिर से नीले आसमान में अपनी जगह बनाई। अंग्रेजों का आना एक चुनौती थी, एक परीक्षा थी, और भारत ने उस परीक्षा को अपने धीरज और संघर्ष से पार किया। ये महागाथा इसी गौरवमयी यात्रा को समर्पित है, जो हमें अपनी विरासत पर गर्व करने और अपने भविष्य के प्रति सजग रहने का संदेश देती है। भारत का इतिहास, विशेषकर अंग्रेजों के आने का ये कालखंड, मानवीय संघर्ष की एक अनुपम मिसाल है, जो आने वाली सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी।